हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको न्यूक्लिक एसिड स्टोर करने का काम करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। यानी कि जैसे पिता से बच्चे में कोई कैरेक्टर आना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मम्मी से बच्चे में आना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कोई कैरेक्टर आना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यूक्लिक एसिड का काम है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। तो डीएनए एंड आरएनए आर टू फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड बोथ आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल। दोनों ही डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और दोनों ही लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। इन लिविंग सेल्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट आल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो लिविंग सेल्स है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए को भी माना जाता है। जैसे वायरसेस वगैरह है उनमें आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, लेकिन जनरली आप देखेंगे तो डीएनए जो है वो सेल में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये डीएनए है, तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है कि इस एमआरएनए जो बना है, इस आरएनए को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? प्रोटीन में। इस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो इस पॉइंट में बोला गया है कि आरएनए ट्रांसमिट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। अब देखिए, सबसे पहले हमारा डीएनए है, बीच में कौन आया? आरएनए, और फिर हमारा कौन आ गया? प्रोटीन। तो जो हमारा आरएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से प्रोटीन में ले जाने का काम करता है एंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेलुलर फंक्शन इन लिविंग सेल्स। और सेल के कई सारे फंक्शंस में ये पार्टिसिपेट भी करते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम बात करें चाहे डीएनए की या फिर आरएनए की, दोनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। बस डिफरेंस क्या है दोनों में कि एक में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है और दूसरे में राइबोस शुगर पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेडरिक मिशनर थे, इन्होंने 1869 में सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को। उसके बाद रिचर्ड आल्टमैन इज क्रेडिट विद कॉइनिंग द टर्म न्यूक्लिक एसिड इन 1889। सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशनर ने 1869 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिचर्ड आल्टमैन थे इन्होंने 1889 में इसको टर्म नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। और जो रिचर्ड आल्टमैन है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी भी की थी। तो इस तरह के हमें फैक्ट्स याद रखने हैं, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या जो टीजीटी पीजीटी इस तरह के एग्जाम्स होते हैं वहां पर इस तरह के फैक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। एस्टबरी 1938 एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। एस्टबरी ने 1938 में डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था। और जो वॉटसन एंड क्रिक हैं इन्होंने 1953 में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है या जो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो दिया था। तो ये 4 पॉइंट हमें हिस्ट्री में इनके याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इस स्लाइड में बताया गया है कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है डीएनए का उसके बारे में। तो टू शेड मोर लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन द अर्ली 1950 रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिक विल्किंसन यूज द पावरफुल मेथड ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको और अच्छे से समझने के लिए 1950 में रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंसन ने इस जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है उसके द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। तो हम किसी एक अलग लेक्चर में एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करते हैं इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे। अभी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है और जो एम विल्किंसन हैं इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न द्वारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने की कोशिश की थी और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है और वहीं दूसरी इमेज जो है उसमें मॉरिस विल्किंस हैं।
तो ये दोनों आप इमेजेस यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमें नाम तो याद रहते हैं लेकिन हमें साइंटिस्ट का चेहरा नहीं याद रहता है। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस के फील्ड में इतना बड़ा अपना योगदान दिया, उनके हमें फेसेस भी याद होने चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनके इमेजेस भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये हो गया डीएनए की हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ये सब अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ईच कंसिस्ट ऑफ ए राइबोस सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड ए फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए दो चीजें हैं, एक है आपका न्यूक्लियोटाइड और दूसरा आपका होता है क्या, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर हम क्या करें, नाइट्रोजनस बेस और राइबोस सुगर, अगर इन दोनों को जोड़ें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। अगर वहीं पर हम क्या करें, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस सुगर और इसके साथ में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, कि नाइट्रोजनस बेस होते क्या है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड है यानी कि डीएनए है, आरएनए है, उसमें दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि एडेनिन ग्वानिन किस में आएगा और साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन जो है वो किस में आएगा। तो देखिए प्यूरिन जो है वो, प्यूरिन देखिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 3 6 लेटर या अल्फाबेट्स इसमें केवल इंक्लूडेड है। तो जो छोटा है उसमें एडेनिन। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में क्या होता था, महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, वो उनको एजी कह के बुलाती थी। तो आपको याद करने की ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि आपको याद करना है कि प्यूरिन, प्यूरिन से मतलब हो गया पुराना जमाना, और प्यूरिन पुराने जमाने में एजी, तो यानी कि एडेनिन और ग्वानिन जो है वो आपका किस में आ जाएगा, प्यूरिन में आ जाएगा। वहीं जो दूसरा है आपका पिरिमिडिन, पिरिमिडिन जब आप रीड करेंगे तो देखिए पिरिमिडिन में अल्फाबेट कितने हैं, 3 3 6 3 9 1 10 अल्फाबेट आ रहे हैं। तो पिरिमिडिन का नाम भी पढ़ने में बड़ा है। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन ये आपका किस में आता है, पिरिमिडिन। कई बार छोटे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पिरिमिडिन है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। हाई स्कूल इंटर लेवल पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो आपको एक पॉइंट याद हो गया कि प्यूरिन में आपका एजी आएगा, एडेनिन और ग्वानिन आएगा, और जो पिरिमिडिन है वहां पर आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो आपका साइटोसिन और जो यूरेसिल और थायमिन है, इसमें यूरेसिल और थायमिन में आपके पास ऑप्शन होता है। अगर हम बात करेंगे डीएनए की तो डीएनए में आपका आता है थायमिन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आरएनए की तो आरएनए में आपका आता है क्या, यूरेसिल। तो ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। तो डीएनए में आपका थायमिन पाया जाएगा और जो आरएनए होता है वहां पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, राइबोस सुगर और फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम नाइट्रोजनस बेस और राइबोस सुगर को जोड़ देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं। और नाइट्रोजनस बेस, राइबोस सुगर और फॉस्फेट को अगर हम जोड़ देते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड नाम देते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमने जाना कि 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन में हमारा एडेनिन और ग्वानिन आता है और पिरिमिडिन में हमारा साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आता है। थायमिन हमारा डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल हमारा आरएनए में पाया जाता है। अब हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। एक स्लाइड में हम नाइट्रोजनस बेसिस, फिर राइबोस सुगर और लास्ट में फॉस्फोरिक एसिड को मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस की। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोबिया मतलब होता है डर। तो ये वाटर से लब मतलब नहीं करते हैं, या फिर हम कहें इनको पानी से डर लगता है। तो जो पानी से डर लगेगा वो पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो ये वाटर कैसे है, इनसॉल्युबल है। जब आप इनको पानी में डालेंगे तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो आपके कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बात करते हैं कि इनके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो अनचार्ज होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं पाए जाते। अब देखिए जैसे आप जब कभी लैब में फ्यूचर में जब आप किसी रिसर्च लैब में काम करेंगे तो आप वहां पर क्या करते हैं कि डीएनए और आरएनए का एब्जॉर्बेंस लेते हैं। तो जो डीएनए और आरएनए का जो एब्जॉर्बेंस होता है वो जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं किसी लाइट को, तो जो उनमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो जो लाइट्स उनके ऊपर डाली जा रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके।
तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसको, यूवी लाइट को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दे एक्ट एज बेस रेदर देन एसिड, हेंस कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। देखिए एसिड और बेस दो चीजें होती हैं पीएच पैरामीटर पर 0, 7 और 14। तो अगर 7 से ऊपर किसी चीज का पीएच है तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेस, और 7 से नीचे अगर है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एसिड। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनको हम लोग बेस कहा जाता है क्योंकि ये 7 से ऊपर का पीएच जो है वो शो करते हैं, इसलिए जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एक्ट करते हैं बेस की तरह, ना कि किसकी तरह, एसिड की तरह वर्क नहीं करते, इसलिए इनको नाम दिया जाता है क्या, नाइट्रोजनस बेस। अब बात करते हैं, हमने नाइट्रोजनस बेस में देखा तो दो स्ट्रक्चर थे, एक प्यूरिन था और एक पायरिमिडिन था। प्यूरिन जो है उसमें एडेनिन और ग्वानिन आ रहा था, और पायरिमिडिन जो था उसमें हमारा साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आ रहा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्यूरिन की। तो प्यूरिन जो होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें 9 एटम है। आप देखिए यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितने एटम है इस रिंग में, तो 9 एटम रिंग है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्यूरिन इज ए 10 एटम रिंग तो आप कहेंगे नहीं, गलत है। कितने एटम रिंग होती है, 9 एटम रिंग होती है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना है, जिसमें से 9 एटम्स में से क्या होगा कि जो 4 एटम होते हैं वो आपके होते हैं क्या, नाइट्रोजन के। तो ऑड नंबर में जब भी आप कभी बढ़ते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके ऑड नंबर होते हैं। इसमें 5 नंबर को आप हटा दीजिए तो 1, 3, 7 और 9 पर जो आपके एटम्स पाए जाते हैं वो आपके क्या होंगे, नाइट्रोजन होंगे। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पर क्या है, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो प्यूरिन पूछा जाए कितने मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, तो प्यूरिन आपका कितने मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, 9 एटम का बना हुआ है, जिसमें 1, 3, 7, 9 जो पोजीशन है वहां पर नाइट्रोजन पाया जा रहा है। अभी हमें यह भी देखना है कि जो नाइट्रोजन है या जो हाइड्रोजन है ये कहां से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन है, आपको पता है कि प्यूरिन है, और ये भी आपको पता चल गया है कि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन कितना ज्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एडेनिन की। एडेनिन को शॉर्ट फॉर्म में ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्वानिन को शॉर्ट फॉर्म में जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे कम जो बॉन्डिंग कैपेसिटी, अब देखिए एडेनिन आपका जो होता है वो थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन जो होता है वो आपका साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड बनाता है। ठीक है, तो आपको ये बॉन्डिंग याद रखनी है। इस बॉन्डिंग को हम लोग चारगाफ रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। चारगाफ रूल में किसी एक अलग लेक्चर में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि एडेनिन थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में पेयरिंग करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडेनिन और ग्वानिन या जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, तो आप कहेंगे किसकी होती है, एडेनिन की सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। लेकिन वहीं इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 260 nm पर, देखिए न्यूक्लियोटाइड का कभी भी जब आप एब्जॉर्बेंस लेंगे तो उसका एब्जॉर्बेंस जो है वो 260 nm पर मेजर किया जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी है, तो आप कहेंगे एडेनिन की। वहीं जब आपसे दूसरी तरफ पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, तो आप कहेंगे क्या, एडेनिन। एडेनिन जो है वो आपका 260 nm पर सबसे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम मूव करते हैं ग्वानिन की तरफ। तो ग्वानिन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे आपने वो भी ऊपर देखा कि सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो एडेनिन की होती है। वहीं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग कैपेसिटी आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है वो ग्वानिन की होती है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहीं एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लाइट 260 nm पर एडेनिन एब्जॉर्ब करता था, तो उसी को यहाँ पर एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे ऊपर जो आपको पीक दिख रही है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, और नीचे दिया हुआ है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देख रहे हैं आप 230 से 280 तक दिया हुआ है पैरामीटर। तो 260 पर ही न्यूक्लिक एसिड की वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। 260 nm पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस जो है वो आप देख पा रहे हैं एएमपी। एएमपी जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है। तो इसकी जो एब्जॉर्बेंस आ रही है या जो वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पर ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो 15400 पर इसने सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जीएमपी आएगा, उसके बाद में आप बात करें तो यूएमपी आएगा, फिर डीटीएमपी आएगा, और सबसे कम जो है वो आपका किसका आएगा, सीएमपी, यानी कि साइटोसिन मोनोफॉस्फेट।
तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एडेनिन का जो होता है इसकी यूवी लाइट एब्जॉर्बेंस जो है या वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कि प्यूरिन की बायोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो बायोसिंथेसिस के लिए भी हम लोग एक डिटेल्ड अलग से लेक्चर लेंगे। अभी इस लेक्चर में हम आपको केवल कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा था प्यूरिन जो है वो आपका 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर था। तो 9 मेंबर्ड कहें 9 एटम स्ट्रक्चर था। इसमें सारे एटम जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स द्वारा डोनेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका था 1 नंबर, तो सबसे पहला जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका 3 पोजीशन पर था, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन का जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका डोनेट किया जाता है एस्पार्टिक एसिड द्वारा। वहीं जो आपका सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो फॉर्माइल द्वारा डोनेट किया जाता है। थर्ड नंबर का जो नाइट्रोजन है और जो 9 नंबर का नाइट्रोजन है ये ग्लूटामिन के द्वारा डोनेट किया जाता है। ठीक है, और वहीं जो आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। फोर्थ जो और फिफ्थ और जो 7th नंबर के जो एटम है यानी कि 4th और 5th नंबर कार्बन और 9 नंबर का जो है वो आपका नाइट्रोजन, ये ग्लाइसिन द्वारा डोनेट किए जाते हैं। और वहीं जैसे आपका सेकंड नंबर का जो आपका कार्बन था वो फॉर्माइल द्वारा, और 9 नंबर का जो कार्बन है वो भी आपका किसके द्वारा, 9 नंबर नहीं 7, 8 नंबर का जो कार्बन है वो आपका फॉर्माइल द्वारा डोनेट किया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट नंबर आपका एस्पार्टिक एसिड द्वारा, सेकंड और 8 नंबर का जो आपका कार्बन है वो फॉर्माइल द्वारा, 3 और जो 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है ये आपका ग्लूटामिन द्वारा, 4, 5 और 7 ये आपके एटम जो है वो ग्लाइसिन द्वारा, और 6 जो है ये आपका 6 नंबर का जो कार्बन है आपका ये CO2 द्वारा यहाँ पर डोनेट किया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 6 नंबर का जो कार्बन है प्यूरिन में वो कौन डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से एक लाइन में क्वेश्चन आता है, तो अब आपको याद रखना होगा कि कौन सा एटम जो है वो किस के द्वारा डोनेट किया जा रहा है। तो ये आपको स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो प्यूरिन इज नॉन एसेंशियल फॉर लिविंग सेल एंड कैन सिंथेसाइज डी नोवो बाय यूजिंग सिंपल प्रिकर्सर। अब देखिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं और दूसरा डी नोवो क्या होता है। तो एसेंशियल का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल जिसको हमारी बॉडी जो है वो बना नहीं सकती, हमें बाहर से ही लेना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, एसेंशियल हो गया, हमें चाहिए ही चाहिए। वहीं जो दूसरी चीज है नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी बना सकती है, वो हमारे लिए कैसा हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। उसे हम जब मन होगा, जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी तो वो अपने हिसाब से उसको बना लेगी। तो जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे है, नॉन एसेंशियल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल आएंगे और वो जो प्यूरिन के जो एटम्स होते हैं उनको डोनेट करेंगे और प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी में बन जाएगा। तो कभी क्या देखिए कि अगर एक टर्म है डी नोवो, डी नोवो का मतलब हुआ कि नई सिंथेसिस, नोवो मतलब होता है नया। ठीक है, तो जब कोई नई सिंथेसिस की जाए और उसका कोई बेस ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं क्या, डी नोवो। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, उसकी नींव पहले से बनी हुई है, उसके ऊपर आपको मकान बनाना है, तो वो डी नोवो नहीं हुआ। लेकिन कोई आपने प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट को खरीदने के बाद में आपने उसकी नींव भरवाई, उस नींव के ऊपर आपने मकान बनाया, तो वो आपने मकान जो बनाया है वो आपका मकान जो है वो कैसा है, डी नोवो मकान की सिंथेसिस की है आपने। तो इस तरह से आप डी नोवो को समझ सकते हैं। और जो प्यूरिन और पिरिमिडिन जो बायोसिंथेसिस का डिटेल्ड पाथवे है वो हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो THFA कार्बन यूनिट डोनर इज एसेंशियल फॉर प्यूरिन बायोसिंथेसिस। जो फॉर्माइल है ना, इसी को हम लोग THF भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, THF। तो THF जो है वो एक कार्बन डोनर है जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। अब बात करते हैं कि इसका क्या रोल है और इसको कैसे मतलब हम एज ए टारगेट मॉलिक्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर। फोलिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं THF में विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है जिसका नाम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये क्या करेगा, 2 NADPH और 2 प्रोटॉन जब इसको दिए जाएंगे तो ये 2 NADP मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और फोलिक एसिड को बना दिया जाता है क्या, टेट्राहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड।
तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम लोग नाम दिया क्या, THF 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ये इसका हो गया एक तरह से नाम। टेट्राहाइड्रो मतलब टेट्रा मतलब हो गया 4 और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8 इन पोजीशंस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, THF। अब THF का रोल क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। तो देखिए एमाइनोप्टेरिन एंड मेथोट्रेक्सेट ये दो ड्रग हैं जो एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज किए जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कैंसर क्या होता है। कैंसर में क्या होता है कि जैसे एक सेल है वो डिवाइड करके कई सारे सेल्स जो है वो बनाती है। और जैसा कि आपको पता है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है तो उसको अपने डीएनए को पहले डबल करना होता है ताकि दोनों सेल में बराबर मात्रा में डीएनए जो है वो जा सके। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम डीएनए सिंथेसिस की पाथवे को ब्लॉक कर दें तो हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ड्रग यूज करें जो प्यूरिन की बायोसिंथेसिस को डिग्रेड कर दें या ब्लॉक कर दें तो इस तरह से हम कैंसर को रोक सकते हैं। तो वही दो ड्रग हैं आपके जिनका नाम है एमाइनोटेरिन एंड मेथोट्रेक्सेट। ये एज ए एंटी कैंसर एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी कि ये कैंसर को रोकने का काम करते हैं। दैट प्रिवेंट कैंसर सेल डिवीजन बाय ब्लॉकिंग प्यूरिन बायोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं कि जो प्यूरिन की बायोसिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि कैंसर सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो आपको ये दो ड्रग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CSIR में अदर एग्जाम्स में पहले मैचिंग में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। दीज एजेंट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब देखिए ये आपका एंजाइम है जिसका नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जो ये ड्रग हैं आपके जिनका नाम है अमाइनोटेरिन और मेथोट्रेक्सेट, ये क्या करते हैं इसके साथ में कॉम्पिटिटिवली जाकर के बाइंड कर देंगे। डाईहाइड्रोफोलेट का जो सबस्ट्रेट है वो है फोलिक एसिड। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करता है, फोलिक एसिड को लेगा और दो NADPH और दो प्रोटॉन को यूज करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा THF में। वहीं पर क्या किया जाता है कि जो अमाइनोटेरिन और मेथोट्रेक्सेट होते हैं वो इस एंजाइम के साथ में कॉम्पिटिटिवली जाकर के इसका इनहिबिशन करते हैं, यानी कि जो अमाइनोटेरिन और मेथोट्रेक्सेट है इनकी एक्टिव साइट जो है वो इस एंजाइम जो ये फोलिक एसिड है इसके स्ट्रक्चर से मैच करती है। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ में ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन शो करते हैं। जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में जब एंजाइम्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम 3 टाइप का इनहिबिशन देखेंगे मेनली, जो आपका हो गया कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि अमाइनोटेरिन और मेथोट्रेक्सेट है ये किस टाइप का इनहिबिशन का एग्जांपल है, तो आप कहेंगे ये किस तरह का इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जांपल है। तो these agent competitively inhibit dihydrofolate reductase activity that reduce folic acid in THF, thus preventing the formation of functional THF। अब देखिए जब फंक्शनल THF नहीं बन पाएगा तो आपने इस वाली इमेज में देखा कि जो आपका 2nd नंबर का कार्बन और 8 नंबर का कार्बन कौन डोनेट कर रहा था, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को बनाने का काम करता था डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो 2 ड्रग यूज किए गए जिसने क्या किया, इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। जब ये एंजाइम सप्रेस हो गया तो THF बन नहीं पाएगा, और THF का काम है कि जो प्यूरिन रिंग बनती है उसमें 2 नंबर का कार्बन और 8 नंबर का कार्बन डोनेट करता है कौन, THF। तो THF ये कार्बन डोनेट कर नहीं पाएगा। जब THF ये कार्बन डोनेट नहीं कर पाएगा तो प्यूरिन का जो रिंग का स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगा, और जब प्यूरिन नहीं बनेगा तो DNA नहीं बनेगा, और DNA नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो हम कैंसर को रोक सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अमाइनोटेरिन और मेथोट्रेक्सेट जो है वो एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया प्यूरिन की बायोसिंथेसिस। अब हमने बना तो लिया, अब हम देखेंगे कि अगर हमें प्यूरिन को तोड़ना है या डिग्रेड करना है तो कैसे करेंगे। तो यूरिक एसिड मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन। जब कभी प्यूरिन का डिग्रेडेशन, प्यूरिन में आपका आ गया कौन, एडेनिन और ग्वानिन। जब कभी एडेनिन और ग्वानिन को डिग्रेड किया जाता है तो जो इनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है क्या, यूरिक एसिड। अब देखिए जब यूरिक एसिड बन रहा है तो कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगेगा बॉडी में, तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट कॉज ए टाइप ऑफ अर्थराइटिस कॉल्ड गाउट। तो जब कभी यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में डिजीज कॉज होती है जिसे अर्थराइटिस, या फिर हम लोग एक नाम देते हैं जिसे गठिया नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में गाउट कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन की। तो जैसे आपको पता है कि ये आपका हो गया प्यूरिन, यहाँ पर जो आपने एंजाइम यूज किया उसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, ये आपका जो प्यूरिन का रिंग स्ट्रक्चर है
इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल दिया और यहाँ से जो इस रिंग से जो पीआई था यहाँ से रिमूव हो गया। तो जब इसमें से आपने पीआई हटा दिया तो ये पहले न्यूक्लियोटाइड था, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। यहाँ पर आप देखिए जो आपका यहाँ पे वो जुड़ा हुआ था फॉस्फेट, वो फॉस्फेट यहाँ पर देखिए रिमूव हो चुका है। तो जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने नाम दिया क्या, एडिनोसिन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया कि एक वाटर मॉलिक्यूल दिया गया। तो जो यहाँ पर आपका जो ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है NH2, इस कंडीशन में क्या हुआ, एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके और भी कई डिजीज में रोल है, इसको हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि जो ADA है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ से NH4 ग्रुप रिमूव हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल दिया और एडिनोसिन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आइनोसिन में। और जब कभी कोई ग्रुप हटता है तो वहां पर ऑक्सीजन लग जाता है। तो आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से NH2 ग्रुप जो है वो क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन लग गया है। वहीं दूसरी कंडीशन एक है इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट, IMP को एक वाटर मॉलिक्यूल दिया जाए तो यहाँ से जो आपका एक फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और जो एंजाइम यूज होगा यहाँ पे वो भी लग रहा है कौन सा, न्यूक्लियोटाइडेज। तो IMP को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आइनोसिन में। दो मेथड है, एक तो हम AMP से एडिनोसिन बनाएंगे पहले और फिर एडिनोसिन से हम आइनोसिन बनाएंगे। वहीं दूसरा एक डायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोग इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट में न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम यूज करेंगे और इसको आइनोसिन में कन्वर्ट कर देंगे। अब आइनोसिन को कन्वर्ट किया जाता है हाइपोजेंथीन में। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज का काम होता है फॉस्फेट को मतलब वो लगाना। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, तो यहाँ पर एक पीआई को यूज किया गया है और जो आपकी राइबोस 1 फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो गया और जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपका बन रहा है क्या, हाइपोजेंथीन। तो जो यहाँ पर जो आपकी राइबोस थी, इस राइबोस पर एक फॉस्फेट लगा दिया गया और यहाँ से जो राइबोस शुगर जो है वो इस रिंग स्ट्रक्चर से अलग हो गई। तो यहाँ पर आपका देखिए राइबोस 1 फॉस्फेट जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया और जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइपोजेंथीन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइनोसिन को हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो आपका एंजाइम है उसको शॉर्ट फॉर्म में PNP और अगर लॉन्ग फॉर्म में आप देखें तो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज नाम से जाना जाता है। वहीं आपका एडिनोसिन को आइनोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। डीएमिनेज का मतलब हुआ कि यहाँ से एक अमाइनो ग्रुप को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जाता है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडिनोसिन आइनोसिन में। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, इसको भी आप जरा देख लीजिए, एडिनोसिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय PNP। जो आपका यहाँ पर एडिनोसिन बना है ये इस पे PNP का कोई एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि PNP का जो सबस्ट्रेट है वो आइनोसिन है, बट कन्वर्ट टू आइनोसिन एंड फर्दर मेटाबोलाइज। तो एडिनोसिन को अगर डायरेक्टली चाहे कि PNP वो ब्रेक करके हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट कर दे तो ये नहीं कर पाएगा। इसके लिए ADA एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जो ADA है वो एडिनोसिन को आइनोसिन में कन्वर्ट करेगा और आइनोसिन को PNP जो है वो हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका कि कैसे प्यूरिन डिग्रेड हो रहा है। अब हाइपोजेंथीन का आगे क्या होना है वो भी हम आगे देखते हैं। तो जब हाइपोजेंथीन बन गया तो आपका एक अगला एंजाइम है जिसका नाम है हाइपोजेंथीन ऑक्सीडेज, या फिर हम बोले शॉर्ट फॉर्म में जेंथीन ऑक्सीडेज। जो आपका हाइपोजेंथीन बना है इसको आपने एक H2 और O2 दिया तो ये आपका H2O2 में कन्वर्ट हो गया और हाइपोजेंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये आपको हाइपोजेंथीन को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, जेंथीन में। यहाँ से आपका जो MPPSC का एग्जाम था वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने MPSC का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराया हुआ है, तो आप जाकर के एक बार इस क्वेश्चन को वहां पर देख सकते हैं। तो हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है कौन, जेंथीन ऑक्सीडेज। अब देखिए जो जेंथीन बन गया है इस जेंथीन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यूरिक एसिड, क्योंकि हमने पीछे वाली स्लाइड में क्या डिस्कस किया था कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है किसका, प्यूरिन डिग्रेडेशन का। तो हमारा फाइनल गोल क्या होना चाहिए, यूरिक एसिड बनना चाहिए। तो हाइपोजेंथीन को हमने जेंथीन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज। जब जेंथीन बन गया उसके बाद में हमने फिर से क्या किया, फिर से जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम यूज किया जाएगा। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, एंजाइम एक इन्वॉल्व है लेकिन स्टेप कितने हैं, 2 हैं। तो फिर से H2 और O2 को जोड़ा और H2O2 निकल गया और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम दिया क्या, यूरिक एसिड। तो 2,6,8 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। तो देखिए सेकंड पोजीशन पर आपका ऑक्सीजन है, 6 पोजीशन पर ऑक्सीजन है और 8 पोजीशन पर ऑक्सीजन है।
तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रहे हैं 2,6,8 ट्राई ऑक्सी। ट्राई मतलब 3, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, प्यूरिन। प्यूरिन रिंग पर हमने 3 पोजीशन पर, दूसरी, छठी और 8वीं पोजीशन पर ऑक्सीजन लगाया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्या, यूरिक एसिड। तो जो हमने अभी तक ये पाथवे डिस्कस किया, ये हमने देखा कि किस तरह से हमने एडेनिन को, यानी कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट AMP को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया। लेकिन मैंने आपको बोला कि यूरिक एसिड जो है फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का। तो प्यूरिन में तो ग्वानिन भी आता है भैया। तो अभी हमने केवल किसको डिस्कस किया, एडेनिन को। अभी हमें डिस्कस करना है किसको, ग्वानिन को। तो हम देखेंगे किस तरह से ग्वानिन का डिग्रेडेशन जो है वो एडेनिन वाले मेटाबॉलिक पाथवे में आकर के मिल जाता है। तो ये है हमारा ग्वानिन का मोनोफॉस्फेट। तो इसको हम लोग ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बोल रहे हैं। एंजाइम सेम यूज हुआ, न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको हम लोग नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइडेज। यहाँ पर एक H2O यूज हुआ और PI जो है वो निकल गया। तो जब GMP से हमने PI निकाल दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड से कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, ग्वानोसिन। नेक्स्ट जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। अभी हमने पीछे देखा PNP। PNP ने क्या किया, जो यहाँ ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर था उसमें जो शुगर एडेड थी, तो शुगर को एक फॉस्फेट दे दिया, तो राइबोस 1 फॉस्फेट रिलीज हो गया और ये आपका बन गया क्या, ग्वानिन। तो जो ग्वानिन जो है वो ग्वानोसिन को ग्वानिन में कन्वर्ट करने का काम किया किसने, PNP में। जब ग्वानिन बन गया तो हमने एक एंजाइम और यूज किया जिसका नाम है ग्वानिन डीएमिनेज। देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो जब इसको एक वाटर मॉलिक्यूल दिया गया तो यहाँ से क्या हुआ कि जो सेकंड पोजीशन जो एमाइनो ग्रुप था वो रिमूव हो गया और ग्वानिन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, जैंथीन में। और जैंथीन को हमने क्या किया, जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम यूज किया और एक H2O2 रिमूव हुआ, यहाँ से वाटर और ऑक्सीजन यूज किया गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिक एसिड। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ग्वानिन को और दूसरा एडेनिन को डिग्रेड करके फाइनली जो प्रोडक्ट है हमारा उसको बनाया जिसका नाम था क्या, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है 2,6,8 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन। तो हमने प्यूरिन की सिंथेसिस कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके एटम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हमने वो डिस्कस किया। इसका एक पूरा डिटेल्ड पाथवे उसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे किसी एक अलग लेक्चर में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्यूरिन का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, एमाइनोटेरिन और मेथोट्रिक्सेट का रोल क्या है इस पूरे पाथवेज में, प्यूरिन की सिंथेसिस में, और एंटी कैंसर के रूप में कैसे यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा पिरिमिडीन। प्यूरिन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, पिरिमिडीन की। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के थे, एक था प्यूरिन और दूसरा था पिरिमिडीन। प्यूरिन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं पिरिमिडीन की। तो पिरिमिडीन में हमारा देखिए कौन कौन आ रहा था, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। थायमीन हमारा था डीएनए में और यूरेसिल था हमारा किसमें, आरएनए में, और साइटोसिन हमारा डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो पिरिमिडीन इज ए 6 मेंबर्ड रिंग। देखिए मॉलिक्यूल मतलब 3 तरह के हैं पिरिमिडीन, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। पिरिमिडीन नाम बड़ा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो केवल 6 मेंबर्ड है। वहीं प्यूरिन जो है वो, प्यूरिन आपका नाम छोटा था लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो 9 मेंबर्ड है, 9 एटम रिंग थी। ठीक है, तो वहां पे जो आपका पिरिमिडीन है वो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर। वहां पर कितने थे, फर्स्ट, 3, 7 और 9, 4 पोजीशन पर आपके नाइट्रोजन थे। आप देखिए इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक था आपका फर्स्ट पोजीशन पर, एक थर्ड पर और एक 7 पर और एक 9 पोजीशन पर। लेकिन वही जो आपका पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड है इसमें आपके 2 नाइट्रोजन है, एक फर्स्ट पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है। अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए राइबोस शुगर जहां आपका जुड़ा हुआ है ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपकी 6th पोजीशन है। तो आपका जो फर्स्ट पोजीशन पर एक नाइट्रोजन है और एक आपका नाइट्रोजन है थर्ड पोजीशन पर। अब हम बात करते हैं कि जितने भी पिरिमिडीन होते हैं उसमें आपका जो सेकंड पोजीशन होती है, यानी कि आप जब देखेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पर आपका एक ऑक्सो ग्रुप पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो आपका, जितने भी आप पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर देखेंगे सब में आपको सेकंड पोजीशन पर एक ऑक्सीजन दिखाई देगा। बात करते हैं कि यहाँ पर किसने क्या आइटम डोनेट किया हुआ है। तो जो आपका 4th, 5th, 6th और फर्स्ट पोजीशन है ये आपका डोनेट करता है कौन, एस्पार्टिक एसिड, ASP मतलब एस्पार्टिक एसिड। जो सेकंड नंबर का कार्बन है ये आपका CO2 डोनेट करता है और जो थर्ड नंबर आपका नाइट्रोजन है ये आपका ग्लूटामिन द्वारा डोनेट किया गया है। तो इसका जो पूरा फुल डिटेल पाथवे है वो भी हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हम प्यूरिन को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ में पिरिमिडीन की सिंथेसिस भी डिस्कस करेंगे।
अभी आप केवल ये समझ लीजिए कौन सा एटम जो है वो कौन से मॉलिक्यूल जो है आकर के यहाँ पे डोनेट करते हैं। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और फर्स्ट जो है एटम वो आपका एस्पार्टिक एसिड, सेकेंड नंबर का कार्बन जो है वो CO2, थर्ड नंबर का नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्लूटामिन यहाँ पर डोनेट करने के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि किस तरह से हम साइटोसिन को मॉडिफाई करके यूरेसिल और थायमिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आपका बेस प्रोडक्ट है वो आपका साइटोसिन है। अगर हम बात करते हैं नंबरिंग की, तो आप देखिए जरा यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पोजीशन है ये आपका हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई फर्स्ट। सेकंड नंबर को आपको पता है कि आपका हमेशा ऑक्सो रहता है, ये आपका थर्ड हो गया। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन होता है। ये आपकी फोर्थ पोजीशन है, ये आपका फिफ्थ है और ये आपका सिक्स है। अब देखिए आपका सेकंड पोजीशन पर क्या है, ऑक्सो ग्रुप है, और फोर्थ पोजीशन पर आपका क्या है, अमाइनो ग्रुप है। तो इसको हम अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर कहें तो 4 अमाइनो। फोर्थ पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और सेकंड पोजीशन पर आपका क्या लगा है, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 अमाइनो 2 ऑक्सो, और ये स्ट्रक्चर किसका है, पिरिमिडीन का है। तो आप कह सकते हैं साइटोसिन का एक और नाम होता है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन। अगर कहीं पर आपको 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन लिखा हुआ मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है किसकी, साइटोसिन की। अब देखिए साइटोसिन का कन्वर्जन होता रहता है यूरेसिल में। तो ये दोनों तरह से पाथवे है, एक यहाँ पर एंजाइम मीडिएटेड भी होता है और एक ये सेल्फ पाथवे भी होता है जिसको हम लोग ऑटोनॉमस पाथवे बोलते हैं, या फिर बोलेंगे कि ये अपने आप ही साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक CSIR में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि साइटोसिन जो है वो ऑटोनॉमसली या सेल्फ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल में विदाउट किसी एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट के। तो बहुत से लोगों ने मान लिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। साइटोसिन जो है वो साइटोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं भी होगा तब भी ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट था, बहुत से स्टूडेंट ने वहां पर गलती किया हुआ था। तो साइटोसिन को यूरेसिल में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है साइटोसिन डीएमिनेज। तो साइटोसिन डीएमिनेज की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, साइटोसिन को यूरेसिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए डीएमिनेज का मतलब हुआ कि अमाइनो ग्रुप को हटाने वाला। अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर। जब अमाइनो ग्रुप मैंने अभी आपको बताया, जब भी कभी कोई ग्रुप हटेगा तो वहां पर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। तो यहाँ से जब अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हुआ तो यहाँ पर किसने इसकी जगह ले ली, ऑक्सीजन ने ले ली। तो अब हम इसको कहेंगे क्या, 2,4 मतलब सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है, और कौन सी पोजीशन पर ऑक्सीजन है, चौथी पोजीशन पर ऑक्सीजन है। तो 2,4 कितने ऑक्सीजन है टोटल, 2। तो हो गया डाई ऑक्सो, और ये स्ट्रक्चर किसका है, पिरिमिडीन का। तो 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन बोला जाता है किसको, यूरेसिल। ये चीज आपको याद रखनी। अगर हम क्या करें, जो हमारा यूरेसिल बना हुआ है, यूरेसिल की जो 5वीं पोजीशन है, ये 5वीं पोजीशन है और ये 6ठी पोजीशन है। तो अगर हम 5वीं पोजीशन पर क्या करें, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप को अगर हम जोड़ दें तो हम यूरेसिल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, थायमीन में। अब देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा किसका है, यूरेसिल का, बस हमने इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो 5 मिथाइल। तो जो 5 मिथाइल यूरेसिल होता है ये दूसरा नाम होता है किसका, थायमीन का। तो बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि उनको यूरेसिल दिखाई देता है तो वो 5 मिथाइल यूरेसिल को थायमीन न समझ के इसको यूरेसिल समझते हैं, तो उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो 5 मिथाइल यूरेसिल का दूसरा नाम क्या है, थायमीन नाम है। थायमीन का ही दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हम लोग साइटोसिन से यूरेसिल और यूरेसिल से हम थायमीन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से एंजाइम या कैसे इसको मीडिएट किया जाएगा वो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे राइबोस शुगर की, फिर हम बात करेंगे फॉस्फेट की। तो जो राइबोस शुगर यूज हो रहा है वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो राइबोस शुगर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो जो आपके जो DNA और RNA है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड है, तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, राइबोस शुगर का। तो डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम सेकंड प्राइम ऑफ राइबोस शुगर रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस। तो देखिए आपका जो RNA होते हैं उसमें आपकी राइबोस शुगर पाई जाएगी, और जो DNA होते हैं उसमें आपकी डीऑक्सीराइबोस पाई जाएगी। तो डीऑक्सी और ऑक्सी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए ये आपका फर्स्ट कार्बन है,
इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये चीज हम जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हुआ है तो वहां पर डिटेल डिस्कस किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। जहां कहीं आपको प्रॉब्लम तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड कार्बन में आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, केवल हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अगर हम क्या करें, जो यहाँ पर देखिए इस वाले स्टेज में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो अगर हम इस ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव कर दें तो केवल बचेगा क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, अगर केवल हाइड्रोजन लगा हुआ तो उसे हम लोग नाम देंगे डीऑक्सी राइबोस, और अगर ऑक्सीजन भी है सेकंड पोजीशन पर तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, राइबोस। तो डीएनए और आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसमें केवल शुगर का डिफरेंस होता है और यूरेसिल का और थायमिन का डिफरेंस होता है। अगर डीएनए में जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाएगी और जो आरएनए है उसमें राइबोस शुगर पाई जाएगी, क्योंकि आरएनए में सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप जो है वो पाया जाएगा और डीएनए में सेकंड पोजीशन का जो O ग्रुप है वो हट जाता, ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगा, केवल हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ये पॉइंट आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। तो देखिए जो आपका एल्डिहाइड शुगर होता है वो फ्यूरानोज रिंग बनाता है। ये जब हमने शुगर डिस्कस किया है तो वहां पर पूरा बता दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डीऑक्सी राइबोस यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड विच इज फर्दर यूज इन डीएनए सिंथेसिस। तो आपके डीएनए में जो शुगर यूज की जाएगी वो डीऑक्सी राइबोस होती है। और देखिए इसमें एक चीज पूछा जाता है कि आपसे कि जो यहाँ पे शुगर यूज होगी वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में होगी या बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होगी। तो जितने भी स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं वहां पर हमेशा बीटा में होती है, और बीटा का डिसीजन हम करते हैं जो पहला कार्बन होता है, अगर ये OH ग्रुप रिंग प्लेन से ऊपर की तरफ है, अबव है, तो ये आपका बीटा होगा। अगर ये OH ग्रुप अगर पलटा दें इसको, यहाँ पर H होता और यहाँ OH होता तो ये अल्फा में होता। तो डीएनए में जो आपकी शुगर पाई जाती है हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये एक बार क्वेश्चन आपसे CSIR के एग्जाम में हर बार, ये लगभग हर दूसरे एग्जाम में आपसे इस तरह से यहाँ से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीएनए में आपकी जो शुगर है वो किस कन्फर्मेशन में है, बीटा कन्फर्मेशन में। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, बीटा कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अल्फा कन्फर्मेशन। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर हमेशा बीटा आएगी, और जितने भी स्टोरेज शुगर होते हैं जिनको आप फर्दर मेटाबोलाइज करके एनर्जी के रूप में यूज करेंगे वहां पर आपका अल्फा कन्फर्मेशन पाया जाएगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बात करते हैं, ये हमारा हो गया शुगर के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है तो फ्री फॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर फॉस्फोरिक जो फॉस्फेट है वो कहीं बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम लोग पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट शॉर्ट फॉर्म में से पीआई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉस्फेट एक्ट एज एन एसिड, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसे नाम देते हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड। और इसके ऊपर जो है वो चार्ज होता है वो -3 चार्ज होता है एट न्यूट्रल पीएच। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को न्यूट्रल पीएच पर रखें तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -3 चार्ज होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रहा है। फॉस्फेट इज हाइड्रोफिलिक, चार्ज है तो ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजनस बेस हमारा कैसा था, हाइड्रोफोबिक था। तो आपसे पूछा जाए अगर फॉस्फेट है तो कैसा है, ये फॉस्फोरिक एसिड कैसा है आपका, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ये पॉइंट आपको याद रखने। अब देखिए एक चीज ये आती है कि डीएनए हो या आरएनए हो दोनों के ऊपर कैसा चार्ज पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है। तभी जब आप जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अब आपसे एक चीज पूछा जाए कि जो डीएनए है या आरएनए है, आरएनए के ऊपर या डीएनए के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कहाँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है या कहाँ से आ रहा है। तो जो डीएनए और आरएनए में जो आपका फॉस्फेट होता है तो फॉस्फेट जो है वो डीएनए और आरएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो रन हो पाता है मेथड। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कैसे चार्ज के बेसिस पर वहां पे सेपरेशन हो रहा होता है, ये सब हम किसी एक अदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग टूल्स एंड टेक्निक की बात करेंगे। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर -3 चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक है और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआई भी कहा जाता है, और ये एसिड की तरह वर्क करता है और निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है डीएनए और आरएनए को। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनते कैसे हैं। अभी हमने कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर के न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे वो डिस्कस किया। पहले हम न्यूक्लियोसाइड देखेंगे, फिर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं जब क्या होगा कि नाइट्रोजनस बेस कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है राइबोस शुगर से। तो राइबोस शुगर आपको पता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, और नाइट्रोजनस बेस, तब नाइट्रोजनस बेस को अब हम राइबोस शुगर के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। इन द केस ऑफ पिरिमिडीन, पिरिमिडीन आपको पता है कितने मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है,
6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर या 6 एटम पाए जाते हैं। एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड बिटवीन C1 ऑफ सुगर, सुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस है उसके N1 कार्बन के साथ में जब बॉन्डिंग कर ले तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये आपका क्या है, पिरिमिडीन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है और ये सुगर की फर्स्ट पोजीशन है। तो नाइट्रोजनस बेस का फर्स्ट पोजीशन सुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ में जब बॉन्डिंग कर लेता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ में अगर हम फॉस्फेट को भी जोड़ दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया पिरिमिडीन के केस में। पिरिमिडीन के केस में सुगर का भी फर्स्ट पोजीशन होगी और नाइट्रोजनस बेस की भी फर्स्ट पोजीशन होगी, दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। वहीं प्यूरिन के केस में क्या होता है कि प्यूरिन का जो सुगर का है वो C1 कार्बन और जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसका 9th नाइट्रोजन होता है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसका कौन सा एटम जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा जब वो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो आपने देखा कि नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये आपका हो गया क्या, सुगर। जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम लोग नाम दिया क्या, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम क्या करें, जो आपका ये 5th पोजीशन है, अगर इसके साथ में हम क्या करें, सुगर की 5th पोजीशन पर फॉस्फेट को भी जोड़ दें, तो जब फॉस्फेट भी जोड़ दिया जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। अगर एक फॉस्फेट जोड़ा गया होगा तो मोनो, 2 जोड़े गए तो डाई और 3 हो गया तो ट्राई। इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे कब, जब फॉस्फोरिक एसिड को कोवेलेंटली जोड़ दिया जाएगा राइबोस सुगर के साथ में ऑफ न्यूक्लियोसाइड गामा फॉस्फोर ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट जो ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है। फॉस्फोरिक एसिड बाइंड विद 5 प्राइम ऑफ सुगर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन थी, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 3rd, ये 4th और ये 5th। तो 5th पोजीशन के साथ में आपका फॉस्फेट को जोड़ा जा रहा है। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, इन द केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय ए फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। कौन सा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और जो यहाँ पे डाई और ट्राई जो आपके जुड़ रहे हैं, ये आपके जो बॉन्ड बन रहे हैं ये आपका बन रहा है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डिटरमाइंड बाई नाइट्रोजनस बेस रेदर देन सुगर एंड फॉस्फेट। जैसे क्या होता है कि किसी बच्चे की जो पहचान होती है उसके माँ बाप के नाम से होती है, उसी तरह से क्या होता है जो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसकी पहचान उसका जो नाइट्रोजनस बेस होता है उससे होती है। क्योंकि सुगर और ये सब चीजें जो है वो कॉमन होती हैं, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपका चेंजेस होते रहते हैं। सॉरी, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो पहचान होती है नाइट्रोजनस बेस की, जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की, वो आपकी नाइट्रोजनस बेस से होती है, ना कि सुगर और फॉस्फेट से होती है। अब देखिए कि किसको क्या नाम दिया जाएगा। तो देखिए किसको, न्यूक्लियोसाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है उसको क्या नाम दिया जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड को क्या नाम देंगे, और न्यूक्लिक एसिड में क्या नाम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आरएनए दिया गया, यहाँ पर डीएनए दिया गया। अगर एडेनिन ये आपका एक प्यूरिन है, प्यूरिन में हमने बताया था कि एजी से नाम देते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन 2 आते हैं प्यूरिन में। अगर एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एडेनोसिन। और अगर इसका न्यूक्लियोटाइड है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एडेनाइलेट। 8 लगेगा टाइड में और INE लगेगा न्यूक्लियोसाइड में। अब यही बात किया जाए, ये आरएनए के लिए हो गया। अगर यही बात किया जाए डीएनए के लिए तो डीऑक्सी, इसमें क्या जुड़ गया, डीऑक्सी एडेनोसिन, तो ये हो गया डीएनए के लिए। और डीऑक्सी एडेनाइलेट, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। वहीं अगर हम ग्वानिन की बात करें तो आरएनए के केस में बात करेंगे तो ग्वानोसिन, और अगर न्यूक्लियोटाइड के केस में बात करेंगे तो ग्वानाइलेट। वहीं अगर डीएनए के केस में बात करें न्यूक्लियोसाइड की तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, और न्यूक्लियोटाइड में बात करें तो डीऑक्सी ग्वानाइलेट। वहीं अगर हम बात करते हैं पिरिमिडीन में तो साइटोसिन को साइटिडीन नाम देते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसको साइटिडाइलेट नाम देते हैं। ये हो गया आरएनए के केस में। और अगर इसमें क्या करें, डीएनए के केस की बात करें तो आप इसमें डीऑक्सी जोड़ दीजिए तो आपका ये डीएनए के केस में हो जाएगा। जो आरएनए की कंडीशन है, अगर इसमें आप डीऑक्सी अगर आगे जोड़ देंगे ना तो आपका डीएनए के लिए वो कॉमन हो जाएगा। वही थायमिन की बात करें तो थायमिडीन या फिर डीऑक्सी
थायमिडीन नाम दिया जाता है क्योंकि डीएनए में ही पाई जाती है, आरएनए में नहीं पाई जाती है, तो ये आपको केवल डीएनए में पाई जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग थायमिडाइलेट नाम देते हैं या फिर हम लोग डीऑक्सी थायमिडाइलेट कह सकते हैं। और वही जो आपका यूरेसिल है वो केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं यूरिडिन या फिर यूरिडाइलेट। डीऑक्सी यूज नहीं होगा क्योंकि आरएनए में जो होता है सेकंड प्राइम पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो केवल यूरिडिन या फिर यूरिडाइलेट, ये नाम आपको याद रखने हैं कि किसको, न्यूक्लियोसाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं और न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए के केस में क्या बोलते हैं और आरएनए के केस में क्या बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ये मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका डीएनए की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम, तो ये आपका 5 प्राइम पर फॉस्फेट हो गया, ये आपकी राइबोस शुगर हो गई और ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस। तो जब कभी देखिए क्या होगा कि डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ये आपका एक सिंगल स्ट्रैंड है, जैसा कि आपको पता है डीएनए जो है वो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो डबल हेलिकल जब स्ट्रक्चर बनता है तो जो आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बीच में कोर की तरफ प्रेजेंट होंगे और जो शुगर और फॉस्फेट होता है वो डीएनए की बैकबोन बनाने का काम करते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो आपका कोर में होगा, जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका वाटर हो गया और बीच में जो आपका ये आपका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। तो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो होता है। अब जब कभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है न्यूक्लियोटाइड के बारे में, जब हम डीएनए को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम पूरा बताएंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नाइट्रोजनस बेस कहाँ पाए जाते हैं, बॉन्डिंग कैसी है, 4 का फूल में सब आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर अपना क्वेरीज रेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वहां पर आपको बता सकते हैं हम। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पर भी आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर कर सकते हैं। सारे ग्रुप के लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका बचा हुआ पार्ट है लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।